शादी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस अगले सेशन में पी ब्लॉक के। मैं हूं शशि मित्तल और नीट के रिवीजन के सेशन में आइए पूरे दबा के पूरी ऊर्जा पूरी ताकत जोड़ने के साथ तैयार हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं। मत भूलिएगा इनॉग्रेबल कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ रिवाइज करते चल रहे हैं हम। अगर पहले से आप रिवाइज करके आए हैं तो बेस्ट है, 10 गुना फायदा होगा। लेकिन अगर नहीं करके आए तो भी सूखे तो नहीं जाएंगे, फायदा तो आपको हो ही जाएगा। तो आइए, ये है आपका पहला क्वेश्चन। इट सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज। अच्छा, ग्रुप 13 एलिमेंट्स में करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? आप देखिए खानदान कैसा है, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, बहुत बहुत अद्भुत नेता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उनके सम्मान में ग्रुप 13 का इमोनिक एल्यूमिनियम से गैलियम में घपला होता है। अच्छा, तो सबसे छोटा है बोरॉन, सही। सबसे बड़ा है थैलियम, ये भी सही। और थैलियम के पहले इंडियम है, ये भी सही। गड़बड़ एल्गा में है, अल्का। ओहो, अल्का अल्का तो ए आउट हो गया मार्केट से, सी आउट हो गया। डी सही है, एल्यूमिनियम इधर आ गया है, गैलियम यहां गया है। जस्ट जरा सा फर्क होता है पर हो जाता है। द करेक्ट आंसर इज दिल्ली, डी। जी हां, एल्यूमिनियम एक्सिबिट्स प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, सत्य है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप प्लस वन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल। क्यों? पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप चलते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। बॉम्बे ध्यान सच, जी हां, बॉम्बे इज ध्यान सच। The correct statements according amongst 1 to 3 regarding group 13 element oxides are: 1. Boron trioxide B2O3 is acidic. Kind of non-metallic oxides acidic होते हैं, ठीक है। Oxides of aluminium and gallium are amphoteric, ये भी सही है। Oxides of indium and thallium are basic, अरे ये भी सही है। अरे बाबा रे, तो statements कौन से सत्य हैं? 1, 2 and 3 सारे ही सही हैं। बॉम्बे बीस ध्यान से, yes बीस ध्यान से। Amongst the halides, pentanoid, the order of Lewis acid strength is, oh my god, सबसे तगड़ा Lewis acid कौन है? PCl3। सबसे शानदार है PCl3। अच्छा, तो सबसे तगड़ा है 1, जी हाँ 1, और 1 तो एक में ही है, वेल डन। 1 is the answer, B 1 is the answer। दे दिया। PLCl3 तो Lewis acid है ही नहीं, बहुत बुरा ऑप्शन। इस गैस बाकी देखने की जरूरत नहीं, प्रोड्यूस डाउन द ग्रुप Lewis acid strength कम हो जाती है। बोरॉन is unable to form BF63- due to, क्यों बोरॉन नहीं बनाता है BF63-? बोरॉन 6 बॉन्ड्स क्लोरीन के साथ क्यों नहीं बनाता? क्योंकि वो ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, 2d ऑर्बिटल्स नहीं होते। अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स, जी हां बिल्कुल, अनअवेलेबिलिटी ऑफ 2d ऑर्बिटल्स। With the given alliance, the correct stability order of tetrahaloborates is tetrahaloborates BX4-। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? जो छोटा होगा। तो BCl4- is more stable than PBr4- and PBr4- is more stable than Bi4-। yes, is the answer, yes is the answer। और कांसेप्ट क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसे जैसे आयन छोटे होंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। The correct statement about B2H6 diborane is A. Terminal BH bonds have less P character when compared to bridging bonds। ऐसा होता है। एक बार डाइबोरेन का स्ट्रक्चर देखिएगा हमारे साथ, बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर होता है, आपको बताते हैं। ओह वाओ, ऐसा। इसमें क्या है? ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ये चार जो है ये टर्मिनल है। जैसे BHB ऐसे। और बोरॉन को एवरेज मानते हैं sp2, लेकिन इसमें आप देखिए एंगल बढ़कर 120 डिग्री हो गया है, क्योंकि ये लगभग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और ये एंगल 97 डिग्री हो गया है, तो अगर ये 12 वाली sp2 है तो अंदर वाली तरह से sp4 हो जाएंगी, ताकि एवरेज जो है बोरॉन का sp3 आ जाए। अच्छा, कैसे 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 निकाल लेते हैं सर? बॉन्ड एंगल पता है अपने को, जैसे BHB एंगल 120 डिग्री है, B ये था। तुम रिवाइज कर देखो, वहां तो क्या फिगर बनी हुई थी पहले से कंप्यूटर से, आपको लगेगा मैं तो कंप्यूटर की फिगर कैसे बनाऊंगा, तो हाथ से बना के दिखा रहा हूं। ये चार जो है गोले वाली, ये कहलाती है टर्मिनल हाइड्रोजन्स। ये BH बॉन्ड ऑर्डर का है 1, और ये जो है ये वाली, अब हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाया है, ये बहुत ही सस्ता वाला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना है, ये वाले जिन्हें कभी लोग बनाना बॉन्ड्स भी बोलते हैं। अच्छा, ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स हैं, इनके बॉन्ड लंबे हैं और वीकर बॉन्ड्स हैं विद हाइड्रोजन। अच्छी बात है। The 2 BH bridge bonds are of different length। नहीं, दोनों ब्रिजिंग बॉन्ड्स एक जैसे होते हैं, गलत बात। सारे एंगल 120 डिग्री झूठ है। क्यों? ये एंगल ये मुझे याद रखना पड़ता है कि बाहर वाला एंगल जो है ये 120 डिग्री है, और अंदर वाला जो एंगल है वो थोड़ा वैसे 4 नंबर क्लोज 90 डिग्री होगा, अराउंड 97 डिग्री होता है। ये डेटा मुझे टेबल पे याद रहता है, ठीक है। अच्छा, इस फ्रैगमेंट BH3 behaves as a Lewis base। ना क्या बात कर दी आपने? अगर BH3 बन गया तो इसका ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। तो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, देगा नहीं, और लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, A एक्सेप्ट करेगा एसिड, वो लुइस एसिड है, लुइस बेस नहीं है। BCD तीनों गलत है, इज द आंसर यस। क्या था? टर्मिनल BH bonds have less P character when compared to bridging bonds। अब यहाँ पर ये जो मैंने आपको sp2 sp4 वगैरह बोल दिया था, इसमें आपको टेंशन हो सकती है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इन सब बातों का मतलब क्या है। तो कुछ चीजें आपको याद दिलाना चाहता हूँ केमिकल बॉन्डिंग की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वेस्पर थ्योरी से, कि भाई हर हाइब्रिडाइजेशन के साथ जुड़ी होती है एक ज्योमेट्री और जुड़ा होता है बॉन्ड एंगल। sp के साथ लीनियर था, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल था, और परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर कितना था? परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर था 50%। जब वो sp2 sp3 हो गया तो ज्योमेट्री ट्रायगोनल, प्लेनार या टेट्राहेड्रल हो गई। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। परसेंटेज कैरेक्टर 33.33%, नहीं सॉरी ये तो P कैरेक्टर है 66.67% और 75%। P कैरेक्टर बढ़ता गया। जैसे जैसे P कैरेक्टर बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। आप देखें, ये मुझे केमिकल बॉन्डिंग से पहले से पता है, मैंने आपको सिर्फ रिवाइज कराया कि आप भूल गए तो आपको याद आ जाए। अच्छा, ठीक है। अब आप देखिए बोरॉन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? 1 2 3 4। एक बोरॉन ने अगर 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो शराफत ये कहती है कि इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि स्टेरिक नंबर है 4, तो बोरॉन sp3 होना चाहिए, ठीक है। और ये सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप ब्रिज बनाते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का, जब 4 नंबर रिंग बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा जो साइक्लोब्यूटेन जैसी रिंग है, स्क्वायरिश कुछ बनेगा, क्लोज टू या रोम्बस जैसा जरूर बनेगा ना, तो 90 डिग्री के आसपास ही बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड एंगल आते हैं। इनफैक्ट इस केस में 97 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल आया। अच्छा, तो ये जो ब्रिजिंग बॉन्ड्स का जो बॉन्ड एंगल था, जो ब्रिजिंग बॉन्ड्स का जो बॉन्ड एंगल था,
ये अगर 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो गया, ड्रिलिंग बनाने के चक्कर में दबोच दिया गया, बॉन्ड एंगल को कम कर दिया गया, तो एक तरफ एंगल कम हुआ तो दूसरी तरफ चौड़ा हो जाएगा। तो ये कम होकर 97 डिग्री हुआ, तो उसका उल्टा वाला 109 डिग्री 28 मिनट से चौड़ा होकर लगभग 120 डिग्री पे आ गया। और जैसे ही 120 डिग्री पर आया, अथामची सकती, हमने कहा अरे ये क्या हो गया, 120 डिग्री है और 120 डिग्री के साथ तो दूसरा हाइब्रिडाइजेशन था sp2, इसके बाद दूसरा हाइब्रिडाइजेशन होता sp2, sp3 अगर हम मानते एवरेज अगर sp3 होता तो 75% पी कैरेक्टर होता। अब इसमें खाली sp2 जैसे ही बचा तो इसमें पी कैरेक्टर, तो पी कैरेक्टर इसमें कम हो गया है sp3 के मुकाबले, और इन वालों में पी कैरेक्टर बढ़ गया है sp3 के मुकाबले। बॉन्ड एंगल कम होगा तो पी कैरेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो पी कैरेक्टर कम हो जाएगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये है टर्मिनल बीएच बॉन्ड्स हैव लेस पी कैरेक्टर, टर्मिनल वालों का पी कैरेक्टर कम है क्योंकि वो चौड़े बॉन्ड है, बड़ा बॉन्ड है। एज कंपेयर टू ब्रिजिंग, ब्रिजिंग वालों का पी कैरेक्टर ज्यादा है क्यों, क्योंकि बॉन्ड एंगल कम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है जो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से खोपड़ी पर घुसा देगा रिवाइज करके, ऐसा है इस ध्यान से हमने रिवीजन भी कर लिया था इसको, प्रॉपर पूरे कांसेप्ट को रिवाइज करके लिया है, बढ़िया कांसेप्ट है, अच्छा लगा होगा, ठीक है। हां ठीक है, बोलते रहो, बोलो और सुनो। The alkali metal hydride, sodium hydride reacts with diborane in A to give a tetrahedral compound B. Oh my God, अच्छी बात है। और फिर क्या हुआ? Which is extensively used as a reducing agent in organic synthesis. Okay, compounds A and B respectively are कौन-कौन से होंगे? क्या चल क्या रहा है तमाशा है कि ये सोडियम हाइड्राइड लिया है आपने और उसे B2H6 से रिएक्शन कराया तो क्या मिलेगा? 2 times NaBH4 मिलेगा। ऐसे इमेजिन करिए इसको कि B2BH3 था, उसमें हाइड्राइड जोड़ दिया तो बन गया BH4 माइनस, बस ये। और टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल BH4 माइनस टेट्राहेड्रल है, यस। केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मस्त होता है। तो ए क्या है? ए है सॉल्वेंट, ईथर, ईथर सॉल्वेंट, ETHE, ईथर सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, डाइग्लाइम हो सकता है और या आप डाइथाइल ईथर ले सकते हैं, तो बड़ी बात नहीं। तो पहले तो NaBH4 है, जी हाँ, इसको हटाएं, ए और सी आउट हो गए मैट्रिक्स से। ईथर है, जी हाँ, ई, बेंजीन नहीं है, ना। Is the answer? Yes, is the answer. The reaction of H3N3B3Cl3 oh gajab, A with lithium bromide and tetrahydrofuran gives B. But this looks really long. Further, the reaction of A with C leads to गंदगी. Compounds B and C respectively are. पहले तो देखिए कि तमाशा है क्या? H3N3B3Cl3 क्या बना है? ये ऐसा कुछ है। हमारे पास ये बोराजोल का डेरिवेटिव नजर आता है, BN। तो भाई ये तो अगर 4 इसमें 6 हाइड्रोजन लग जाए तो ये H6B3N3 अगर है तब तो ये कहलाती है बोराजोल या बोराजाइन। एक ही चीज है, इसके 2-3 नाम होते हैं, कुछ लोग इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, अच्छी बात है। और आपने अगर ये H3 और Cl3 ऐसा रखा है तो उसमें तो 3 हाइड्रोजन गायब है और उसकी जगह 3 Cl है, ठीक। कहां पर है वो? बोरॉन पर है या नाइट्रोजन पर? ये क्लियर नहीं है, देखते हैं आगे क्या है। जब ये रिएक्ट करता है LiBH4 के साथ, LiBH4 के साथ, गजब। और THF तो क्या ईथर है, कोई चीज नहीं है, सॉल्वेंट है खाली। ये देता है कुछ अज्ञात कंपाउंड B, अच्छा। फर्दर ये A है और A के साथ B देता है। फर्दर द रिएक्शन ऑफ A with C नाम की कोई चीज है, लीड्स टू, अब यहां जो Cl लगे हैं उनकी जगह मिथाइल लग रहा है, गजब। कंपाउंड B and C रिस्पेक्टिवली आर। नो क्लोराइड हट के तो मिथाइल लग रहा है ना बाबू, ये तो घृणा का काम है। जैसे RX से RR' को बनता था, जब R'(MgX) आ जाए, R- अटैक करे और निकाल दे, और इनका स्टैंडर्ड रिएक्शन है, ऐसा हो जाएगा। हां जी, तो ये अगर Cl को रिप्लेस कर दिया जाए तब तो ये रिएक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रेफरेबली कहां जाएगा, किस पर अटैक करेगा? घृणा है तो किस पर अटैक करेगा, क्या होगा? आइए B माइनस प्लस माइनस ऐसे, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि H कहां लगे है और C कहां। अरे हटाओ ना, हट सकते थे आप, लेकिन लॉजिकली आप देखें तो ज्यादा अच्छा है ना। तो अब में से B और C पूछेंगे। लिथियम, अच्छा यहां पर क्या है? हाइड्राइड लगा है, H माइनस लगा रहे हैं तो बन रहा है B, और CH3 माइनस लगा रहे हैं तो बन रहा है C। एक बात तो पक्की है कि Cl माइनस हटाकर H माइनस लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? H3N3B3 फिर से H3, यानी यही बन जाएगा। ये तो बोराजोल है जी। तो B और कुछ नहीं, वो बोराजोल या बोराजाइन यही लगती है जी। और अगर आप देखें तो बोराजाइन, ये डाइबोरेन नहीं, ये भी नहीं है, ये लगती है, ठीक है। तो B से तो मार्केट से आउट होगा और ग्रिग्नार्ड को लाएंगे तो ये MEMGBr जाएगा, MEBr यूजलेस है, तो वैसे भी पूरा रिएक्शन ना भी समझे आप तो भी डी आंसर तो आ जाएगा। अरे लेकिन रिएक्शन समझना चाहते हैं हम, ऐसे समझिए सब्स्टिट्यूशन B पर होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, कुछ भी, कोई भी लूज बेस है, जैसे हाइड्राइड आयंस, तो अटैक करेंगे, तो उनके अटैक कहां पर आसान है? इलेक्ट्रॉनों को कूदना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ कूदेंगे, माइनस से दूर कूदेंगे, तो तभी होगा कि बोरॉन से दूर नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप आ जाएंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल क्रिएट होगी बोरॉन पर, तो अटैक पड़ेगा बोरॉन पर और सब्स्टिट्यूशन भी बोरॉन पर ही होना पड़ेगा। तो जरूर बोरॉन से जुड़ा होगा क्लोराइड और हाइड्रोजन जुड़ी होगी नाइट्रोजन से, तब ये रिएक्शन हो पा रहा है। ये पूछा नहीं है, अलग से बोनस के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, एक का अदरवाइज आंसर तुम्हारे पास पहले आ चुका है, तो बड़ी बात नहीं है, आंसर कितना है? B है, राइट? हां राइट, ठीक है, गुड। डाइबोरेन रिएक्ट्स इंडिपेंडेंटली विद O2 एंड वाटर टू प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली B2H6, तो जलाओगे तो क्या मिलेगा? B2O3 और पानी, अच्छा। और B2H6 का पानी से रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा? बोरॉन के साथ हाइड्रोजन नेगेटिव होगी एक तरह से, और यहाँ पे H माइनस और H प्लस को मिलाएंगे तो बन जाएगा हाइड्रोजन, और बोरॉन के साथ बोरेट जुड़ जाएगा तो बोरिक एसिड बन जाएगा। अच्छा, बोरिक एसिड, जी हाँ। तो यहाँ बन रहा है B2O3 और यहाँ बन रहा है बोरिक एसिड, कमाल है। इज द आंसर? यस इंडीड, इज द आंसर। A group 13 element, word problem आती फिर से, सावधान। A group 13 element X reacts with chlorine gas to produce a compound XCl3, ठीक है। X है, उसने क्लोरीन से रिएक्ट किया और बनाया XCl3, BCl3, AlCl3, GCl3, कुछ भी हो सकता है, I don't know. XCl3 is electron deficient, group 13 का है तो सारी बेकार ही है, कोई बड़ी बात नहीं। And easily reacts with ammonia, अच्छा, to form HCl3, तीर का निशान अमोनिया एडक्ट। लेकिन अब बात है HCl3 does not dimerize, ये बड़ी हिंट दे रखी है, अच्छा। Now AlCl3, GaCl3 तो डाइमराइज करते हैं, ये Al2Cl6 और ये Ga2Cl6 बनाता है। सबसे छोटू, सबसे खोटू कौन? BCl3 does not dimerize, तो बोलो X और कुछ नहीं, बोरॉन है, अच्छा। बोरॉन है, जी हाँ, ये लास्ट लाइन में दिल लूट लिया, XCl3 does not dimerize। ऐसा डाइमराइज करने वाला तो यही है, उसके नीचे कौन है? वैसे इंडियम और थैलियम सेलेबस वही है, तो आने नहीं थे, अदरवाइज इनके क्लोराइड लुईस एसिड्स वगैरह नहीं होते, बकवास होते हैं, इसलिए छोड़, ठीक है। चलो
अगला प्रश्न है बोरिक एसिड ऑन हीटिंग बीड्स, अगर गर्म करेंगे तो बोरिक एसिड क्या देगा? H2O3 और पानी। मैं रिएक्शन लिखता हूं H3BO3, अगर आप गर्म करेंगे तो सबसे पहले थोड़ा सा पानी निकल जाएगा और बनाएगा वो HBO2 मेटाबोरिक एसिड, और गर्म करेंगे तो और पानी निकल जाएगा, बन जाएगा कांच जैसा B2O3। बस और जान देते हैं, बस नहीं होता है, B2O3 बन गया, डी एंड ऑफ। अच्छा ठीक है, यहां देखिए 375 यानी 450 केल्विन पर लगभग 102 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेटाबोलिक एसिड है। उसको इतना गर्म करेंगे तब तक लाल हो जाए तो वो ऑक्साइड बना लेता है, हाइड्रोजन का लेश मात्र भी उसमें नहीं बचता। The next one says in Borax bead test of cobalt plus 2 the blue color of bead is due to formation of Borax bead test qualitative का पॉपुलर टेस्ट है। आपको पता है कि विटामिन B12 जब खोजा गया था तो सबसे पहले टेस्ट करेगा कि इसको पूरी क्वालिटी एनालिसिस करते हैं, तो उसका बोरैक्स बीड टेस्ट किया गया और सुंदर नीले रंग की बीड आई, उससे कंफर्म किया गया था कि विटामिन B12 में कोबाल्ट है। अच्छा तो ब्लू कलर क्यों होता है? कोबाल्ट मेटाबोलेट बन जाता है, CuBO2 वोल्ट वाइज ये बनता है मेटाबोलेट्स, रंग बिरंगे मेटाबोलेट्स के बनने के कारण ही बोरैक्स बीड का कलर आता है। कोबाल्ट था ये, इसमें मैं आपको बताता हूं BO2 माइनस, ये मेटाबोलेट है और यही दूसरे मेटल कैटायंस ट्रांजिशन मेटल कैटायंस के साथ मिलता है और रंग बिरंगा सॉल्ट बनाता है, इसी के चलते रंग आता है बोरैक्स बीड का। कॉमन कांसेप्ट है हर जगह। आयरन होता है तो FeBO2 वोल्ट वाइज या FeBO2 वोल्ट वाइज डिपेंड अपॉन +2 या +3 ऐसे। ठीक, अच्छी बात है। बोरैक्स बीड टेस्ट बनाते कैसे करते हैं? पैटर्न वायर लीजिए, लूप बनाइए, थोड़ा सा बोरैक्स का कण उसके ऊपर रखिए, उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में नीले रंग की कॉन्सन फ्लेम में कर दीजिए, तब तक पहले तो वो थोड़ा सा पफअप हो जाएगा, फैलेगा और उसके बाद पिचक जाएगा, पिचक कर एक पारदर्शी बीड बन जाएगी, मोती जैसा बन जाएगा और जो भी ट्रांसपेरेंट हो गई, ये देखिए ये बन गई बोरैक्स बीड। यहाँ तो बड़ा सिंपलीफाइड दिखाया, वास्तव में आपको ये 5-6 बार रिपीट करना पड़ेगा तब तक ढंग की बीड बनेगी, बहुत सारा बोरैक्स एक साथ छोटा छोटा लेकर बनाना चाहिए। अच्छा और इसी को जब आप सॉल्ट में डुबोएंगे अपने गर्म करेंगे, जैसे हमने कोबाल्ट नाइट्रेट में कोबाल्ट सल्फेट में डुबोया और गर्म किया, तो अब इसका ये तो कलरलेस बीड है, तो अब जो कलर आएगी बीड उसका रंग देखिए, अगर नीला रंग आता है तो सबूत है कोबाल्ट है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे अलग-अलग इवेंट्स आ जाते हैं। ठीक, रिएक्शन क्या होते हैं? बोरैक्स के गर्म करने से देखिए बनता है सोडियम मेटाबोलेट और B2O3। अच्छा ऐसा अच्छा, और कोबाल्ट का जो सॉल्ट है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोबाल्ट क्लोराइड था, अब NaBO2 आ गया तो आपने बना लिया COBO2 वोल्ट वाइज +2 NaCl। मान लो कोबाल्ट कार्बोनेट था, तो ये हीट करने पे डिकंपोज हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड और CO2 में, और कोबाल्ट ऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगा B2O3 के साथ, बनेगा COBO2 वोल्ट। तो अगर ऑक्साइड दिखे तो B2O3 से रिएक्ट करा दो, अगर ऑक्साइड न मिले तो डायरेक्ट BO2 माइनस सीधा चिपका दो, हर तरह से मेटाबोलेट बन जाएगा, जैसे यहाँ पर बन गया है बोरैक्स बीड। सुंदर है बोरैक्स बीड टेस्ट, खास आप और इतनी बड़ी बहुत प्रॉब्लम दी थी। हां तो क्या हो गया, टेंशन लेता पढ़ तो सही यार। व्हेन मेटल एम इज ट्रीटेड विद NaCl इसको टेंशन होती है, तो कोई मेटल M है, ये मेटल है, इसको Na से ट्रीट किया गया, अ व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट, व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट, वैसे अपने आप में व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, स्टैंडर्ड शब्दावली है, यही कोई मिल गई, व्हिच इज सॉल्युबल इन एक्सेस NaOH। अरे बाप, एक्सेस NaOH में सॉल्युबल है। ठीक, टिपिकल लक्षण, ये लक्षण किसका है? ये लक्षण है एम्फोटेरिक नेचर का। कौन कौन दिखाता है? S ब्लॉक में बेरिलियम, P ब्लॉक में एल्यूमिनियम, गैलियम और टिन और लेड दिखाते हैं, और D ब्लॉक में जिंक दिखाता है, ये तो आपको पता याद है। कैल्शियम दिखाता है ना, आयरन दिखाता है ना, मार्केट से दो चीज आउट हो गई, बचा जिंक और एल्यूमिनियम आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड X when strongly heated gives an oxide which is used in chromatography as an adsorbent। अभी तो जिंक ऑक्साइड हो गया एल्यूमिनियम का, Al2O3 होता है जो कि क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है एज एडसॉर्बेंट, पुनः वो एल्यूमिनियम है। जी हां यही तो है वो, बिल्कुल एल्यूमिनियम। ऐसे की ब्लॉक चल रहा है, जिंक तो होना ही नहीं था तो बी ब्लॉक क्या था। जी है सच। C60 an allotrope of carbon contains, अच्छा क्या होता है इसमें? A 12 hexagons and 20 pentagons। अच्छा 18 14 16 16 या 20 और 12। ओ माय गॉड, क्या करें इसे? वैसे तो बच्चे से रट लेते हैं, बिल्कुल अपने पर रट के मजा नहीं लेते। ये कैसे आता है? एक बार मैं आपको दिमाग देता हूं, अरे रटाओ में हाथ दिखा दिमाग आप ऐसे बोलना चाहिए। मैं लॉजिक आपको एक बार बता देता हूं कि दिमाग देता हूं, आपको बुरा लगे तो उसको तो आपको रोक लेना। देखिए आपके बगल में आपकी स्क्रीन में आपको C60 का बड़ा खूबसूरत मॉडल दिख रहा है, अगर गौर से देखें तो हर पेंटागन के इर्द-गिर्द अगर आप देखेंगे, गौर से देखिए, हर पेंटागन के इर्द-गिर्द आप देखेंगे तो आपको सिर्फ हेक्सागन दिखेंगे। मतलब जैसे ये पेंटागन है, पेंटागन के इर्द-गिर्द आप देखें 1 2 3 4 5 ऐसे ये टिंग 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 और टिंग 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 क्या करो, देखिए ये सिर्फ हेक्सागन, हेक्सा 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 हेक्सा, पेंटा 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 ऐसे। लेकिन अगर आप हेक्सागन के बाजू में देखिए, लीला देखिए, प्रभु की बड़ी विचित्र है, आपको हेक्सागन के बाजू में अगर आप देखेंगे तो अल्टरनेट हेक्सागन मिलेंगे। अच्छा और आपको अल्टरनेट पेंटागन मिलेंगे ऐसे। अच्छा तो each pentagon is surrounded only by hexagons, but each hexagon is in touch with 3 hexagons and 3 pentagons। ये फंडामेंटल फीचर है C60 के स्ट्रक्चर का। जो बता रहे सब बात तुम्हें, मैं इसलिए बता रहा हूँ, बताना तो मेरा काम नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए अब आप अगर गौर करें तो एक हर एटम जो है, हर एटम एक जंक्शन पर है, जंक्शन जहाँ पर 3 बॉन्ड्स बने, HHP, ध्यान दीजिए ये 3 फिगर्स के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें 2 हेक्सागन है और 1 पेंटागन है। इस फिगर में देखिए HHP, प्रत्येक एटम को अगर आप देखेंगे तो हर एटम संपर्क में है 2 हेक्सागन्स और 1 पेंटागन। हाँ जी, तो ये एटम, अगर मैं जिसकी बिंदी मोटी करता जा रहा हूं, ये जो एटम है इसको देखिए आप, ये एटम किसी भी पेंटागन में सिर्फ एक ही बार आ रहा है, एक इस पेंटागन में आ रहा है। ठीक, दूसरा एटम सिर्फ एक पेंटागन में आएगा, तीसरा चौथा और पांचवा भी और सिर्फ इस पेंटागन में, दूसरे तीसरे किसी पेंटागन का हिस्सा ये नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज़ हमने तो देखा था कि पेंटागन सराउंडेड ओनली बाय हेक्सागन्स। 2 3 4 5 6 पेंटागन्स आर सराउंडेड ओनली बाय 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन्स ऐसे। टोटल कितने कार्बन है? 60। 5 कार्बन से बनता है एक पेंटागन, तो 60 बाय 5 यानी कि 12 पेंटागन्स बनते हैं। तो पेंटागन्स की संख्या कितनी होगी? 12, दैट्स 12। कुछ नहीं हो सकता। हेक्सागन कैसे गिना तुमने? सिंपल, तुमने मान लिया अगर एक एटम हमने देखा तो ये संपर्क में है किसके? 2 हेक्सागन्स। ठीक, तो एक एटम के साथ संपर्क में आते हैं 2 हेक्सागन। हाँ जी, तो 60 एटम्स
के कांटेक्ट में होंगे कितने 60 into 2 यानी कि 120 हो जाने चाहिए थे हेक्सागन, आई थिंक। लेकिन हमने इस गिनती में गलती करी। हमने इस हेक्सागन को एक बार गिना इस एटम के साथ। हमने इसी को, जब हमने कहा कि 120 हेक्सागन है तो इसको गिना, हाँ, फिर इसी हेक्सागन वही है, और यहाँ 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 हेक्सागन में तो 6 एटम्स थे ना, हेक्सागन में 6 एटम्स थे, हर एटम के साथ हमने उसी हेक्सागन को दोबारा तिबारा चौबारा दोबारा 6 बार गिन लिया। अगर हर हेक्सागन को 6 बार गिने तो लगता है 120 है, ये तो गलती है ना। तो 120 बाई 6 कितना, यानी कि वास्तव में तो 20 हेक्सागन ही है, जिनमें से हर एक को आप 6 टाइम्स गिन रहे थे, इसलिए आपको 120 फिगर आई थी, 20 हेक्सागन। हाँ, क्या क्या उनमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, गिनती है, देख लिया। इसमें 20 हेक्सागन है और 12 पेंटागन है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट बता दिया जाता है, इसका मतलब ऐसा है। In graphite and diamond, अब हम allotropes of carbon की बात कर रहे हैं। In graphite and diamond, the percentage of p character in CC bond respectively is, graphite का स्ट्रक्चर क्या है आपको, लेयर स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल हनीकॉम्ब जैसा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इसमें होता है sp2, टेट्राहाइड्रलिस में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन है sp3। इसमें 75% है p character, इसमें 66.67% है p character। अगर p character पूछो तो कितने परसेंट कहा जाए, तो p character in CC bond 67 and 75 in graphite and diamond respectively, जी हाँ, 67 and 75 in graphite and diamond respectively, ऐसा आ जाए, right? The element that does not show catenation is, कौन नहीं दिखाता कैटेनेशन? अब कैटेनेशन दिखाने के लिए कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। हाँ, तो कैटेनेशन था क्या? द डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अगर एक ही एलिमेंट है और लगातार उसके एटम्स एक दूसरे से लगातार कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते चले जाएं, ये कहलाता था कैटेनेशन। अच्छा, तो आप अगर देखें तो आपके पास जर्मेनियम है तो कार्बन है तो, या सिलिकॉन है तो, ये तो बढ़िया कैलकुलेट करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलेंगे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, मेटलिक बॉन्डिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, कैटेनेशन की टेंडेंसी कम हो जाएगी। लीस्ट टेंडेंसी लेड की है, लेड लेड बॉन्ड कभी नहीं बनते, लेड कभी कैटेनेट नहीं करते। ये क्या है, कार्बन का कैटेनेशन दिखा रहे हैं। कार्बन तो पूरा सरकार जैसे मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, एक कार्बन थे, कार्बन 100,000 लाख करोड़ कितने भी कार्बन जुड़ जाते हैं, शर्म नहीं आती इनको, बाकी तो आती है। मिल कार्बन सीरीज स्पेशल। अगला, select the correct statements. A, silicon uses all of its valence electrons in sp3 hybridization and crystallizes in an FCC structure similar to diamond. जी हाँ, सिलिकॉन डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बनाता तो है। FCC पे आपको डाउट हो सकता है, बाकी सबको सही लग रहा है, इट लुक्स मोर लेस ट्रू। ठीक है। B, diamond is an essential insulator. जी हाँ, उसमें लावाज इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इंसुलेटर। ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स अब पैरेलल टू शीट्स दौड़ सकते हैं। एंड सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सच है, सच जो मान सकते हैं। C, the most common form of crystalline silica is quartz. quartz शुद्ध सिलिका है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये क्रिस्टलाइन सिलिका का सबसे कॉमन फॉर्म है। सबसे कॉमन फॉर्म तो सैंड होती है, रेगिस्तान होती है, बस ठीक है। लेकिन उसमें भी क्योंकि वो शुद्ध नहीं होती, उसमें कुछ कचरा मिला होता है, इस वजह से सैंड जैसी होती है। सबसे कॉमन क्वार्ट्ज ही है। ऑल दिखते ही एकदम मन में अमृत आता है, सब कुछ सही लग रहा है, ऑल ऑफ दीस ही सही है। एफसीसी को भी आप खपा लीजिए, सही है, राइट? राइट, वेरी गुड। कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग टू ग्रुप 14। व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बाइड ऑफ सिलिकॉन? कार्बन और सिलिकॉन ग्रुप 14 को बिलोंग करते हैं। अच्छा, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बाइड ऑफ सिलिकॉन? सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, सच अ सिक आइडिया। सिलिकॉन कार्बाइड इज कोवलेंट इन नेचर, इट्स प्योरली कोवलेंट। कार्बोनेट कहते हैं बहुत कठोर होता है ये, डायमंड से कम और से काफी ज्यादा होता है, कोवलेंट। It is because of inability of ns2 electrons of valence shell to participate in bonding that valence ns2 electrons bonding में participate नहीं कर पाते। अरे इसीलिए तो आता था क्या inert pair effect होता था, और इसी के चलते tin plus 4 is reducing nonsense। tin plus 4 lead plus 4 is oxidizing, lead plus 4 तो oxidizing agent होता है, पर tin plus 4 reducing agent नहीं होता। tin plus 2 होता है reducing और lead plus 4 होती है oxidizing। क्यों? inert pair effect के चलते lead अपनी highest state plus 2 में रहना पसंद नहीं करती, वो नीचे आ जाती है, खुद होती है reduce, दूसरों को करती है oxidize, oxidizing agent हो जाती है। उसी के चलते हमने लगाया है। tin plus 4 stable है, अगर होता तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता था, बट tin plus 4 कोई एजेंट नहीं होता, tin plus 2 होता है और वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऐसे I hope you're enjoying this. This is beautiful, and now we are going towards the final moments. There's still some left, but I come. CCl4 does not readily most important question hydrolyze, but SiCl4 does. होता क्या है? हाइड्रोलिसिस के दौरान पानी डेल्टा माइनस चार्ज वाला है और डेल्टा प्लस चार्ज है हाइड्रोजन पर। SiCl4 सिलिकॉन के पास है डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करती है सिलिकॉन को पैंटन है, और जब ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगी तो सिलिकॉन आप देखेंगे उसके ऊपर बीच में समझ जाएगा 1 2 3 4 Cl और OHH, इसमें प्लस इसमें माइनस, और सिलिकॉन में माइनस आते क्लोराइड भाग जाएगा और भागते भागते H प्लस को भी ले जाएगा, तो क्या बचेगा? OH लग जाएगा, Cl ऐसे होता है। लेकिन इस तरह का इंटरमीडिएट बनता है बाबू। इसमें आप देखिए ऑक्टेट एक्सपेंडेड है, और ऑक्टेट इसलिए एक्सपेंड हो पाया है क्योंकि एम्प्टी d ऑर्बिटल्स है सिलिकॉन के पास, और यही एम्प्टी d ऑर्बिटल्स नहीं है किसके पास? कार्बन के पास। इसी के चलते CCl4 does not readily hydrolyze, इसकी आराम से हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। ऐसा इसलिए क्यों होती है? क्यों? बिकॉज़ सिलिकॉन हैज एम्प्टी d ऑर्बिटल्स, कार्बन कांट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट बट सिलिकॉन कैन। यस, दैट इज ट्रू। बाकी तो सब बकवास है। Which of the following statements are true about quartz? Quartz के लिए क्या कह सकते हैं? A, it is the pure crystalline form of silica, सच है। It is a tetrahedral polymer of silica, ये भी सच है। हर सिलिकॉन से टेट्राहेड्रली जुड़ी होती है 4 ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन से 2 सिलिकॉन, हर ऑक्सीजन से 2 सिलिकॉन, इस तरीके से, और चलता जाता है। अच्छा, ऐसे पॉलीमराइज हो जाता है, ये सब है। UV light can pass through quartz. Quartz के क्रिस्टल्स खूबसूरत और ट्रांसपेरेंट होते हैं, विजिबल लाइट को अलाउ करते हैं, उससे ज्यादा ताकतवर UV लाइट को कौन रोकेगा? वो भी चली जाती है। तो they can allow to pass very much, yes, and the correct answers are A, B and C. I mean all are correct, जी हाँ, all are correct. सिलिकॉन्स की बात नहीं हुई, प्रीवियस बातें हुई, आइए दर्शन करते हैं सिलिकॉन्स के। द ग्रेट थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ सिलिकॉन्स इज एट्रिब्यूटेड टू द हाई स्ट्रेंथ ऑफ, क्यों? सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड। अच्छा, सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड होता है, वो होता है, तो बोथ A and B। सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड अच्छा है, उससे भी अच्छा है सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड, उसके चलते सिलिकॉन्स बढ़िया बड़े स्टेबल होते हैं। एक मिनट, सिलिकॉन होते क्या है? कौन है सिलिकॉन? सिलिकॉन्स आर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स।
which contain sine O silicon repeated these linkages. बार बार साइन का नाम ले लेकर साइन ओ साइन पुकार कर बड़े मजबूत हो जाते हैं। आप देखिए साइन ओ साइन ऐसे करते जाते हैं। तो सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड्स हैं यहाँ। अगर ये बहुत रिएक्टिव होते तो भी सिलिकॉन रिएक्ट कर जाते हैं, पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करते क्योंकि मजबूत बॉन्ड्स हैं। और सिलिकॉन ऑक्सीजन को तो क्या कहना, बड़े तगड़े बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स अच्छे हो जाते हैं तो टूटते नहीं है तो सिलिकॉन स्टेबल हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं। यही कहा गया है सोल्यूशन। Which of these is not a monomer for a high molecular mass silicone polymer? अगर बहुत ज्यादा मोलर मास बढ़ाना है तो कौन काम नहीं आएगा? सी। कैन यू सी? क्यों? अगर आपके पास है Me3SiCl और यदि आपने उसमें पानी डाल दिया ना, पता है क्या बनेगा? Me3SiOH। और जितने OH ग्रुप है वही आपस में कंडेंस होते हैं और बनाते हैं Me3SiO M3। अरे ये तो डायमंड बन के रह गया। क्या इसका हाई मॉलिक्यूलर मास है? क्या मोलर मास है? 3-3 6-6 लल्लू मिथाइल सिलिकॉन खत्म बात। हजारों लाखों तो मोलर मास होगा नहीं, इसका मॉलिक्यूल कैसे बनता? तो क्योंकि ये चेंज नहीं बना सकता, सी सिर्फ डायमराइज करके रुक जाएगा। इस वजह से हाई मोलर मास सिलिकॉन बनाने का दम नहीं है इसके अंदर। हमने इसको थोड़ा साइड में बना बात कर दिया। सी के आंसर। C can't be a monomer which can actually give you a high molar mass silicon polymer. It can just give you a stupid dimer of low molar mass relative. Pyrosilicates have dash as the structural unit. Pyrosilicates और ये है orthosilicates. ये है pyrosilicates. अच्छा ऐसा है बिल्कुल। और ये है cyclic meta-silicate. तो बात करें SiO3 2 minus बोलता है इसे। और तो मेटा पायरो सबके दर्शन कर लीजिए, अद्भुत है। अच्छा ऐसा होता है जी हाँ। ये देखिए SiO O minus O minus O minus O minus O minus O minus Si2O7 6 minus ऐसा है। ठीक है अच्छा। तो बच्चे लोग अब तक तो बड़ा आनंद रहा, बहुत सारी चीजें हमने देखी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में। बट बिफोर वी क्लोज आइए हम 10 मिनट फटाफट बैक टू बैक देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस बोरॉन एल्यूमिनियम कार्बन और सिलिकॉन ग्रुप 13 और 14 पी ब्लॉक के मोस्ट टिपिकल मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस देखते हैं, कुछ कंपाउंड्स को देख लेते हैं। सबसे पहली चीज आइए हम दर्शन करते हैं बोरॉन एलिमेंट से शुरू करते हैं। यहां से कथा शुरू होगी। ऑफ कोर्स बोरॉन प्रकृति में कैसे पाया जाता है? कई रूपों में पाया जाता है। एक कोलिनाइट ओर है उसके रूप में या फिर बोरैक्स के रूप में मिल जाता है। बोरॉन धरती पर बहुत जनरली मिलता है, जहां मिलता है कंसंट्रेटेड डिपॉजिट्स के रूप में मिलता है, इसलिए बहुत प्राचीन काल से लोगों को बोरॉन के बारे में पता था। अच्छी बात है। बोरैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोरैक्स होता है, लिखिए आप अगर क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं तो बोरैक्स का फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला जी हां क्या होता है बोरैक्स का? Na2B4O7.10H2O। मैं पहले अक्सर भूल जाता था जब मैं स्टूडेंट था, तो फिर मैंने ऐसे ध्यान रखा कि 2 से बढ़कर 4 से बढ़ा 7 से बढ़ा 10 असेंडिंग ऑर्डर में नंबर में कई बार Na4B2O7 लिख जाता था जब मैं छोटा था। तो लगातार संख्याएं असेंडिंग ऑर्डर में है, बस ऐसे ध्यान कर लो तो कम से कम ऐसे छोटी-मोटी सिली मिस्टेक्स बच जाते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है बोरैक्स का? ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, कई बार गलत पड़ जाता है, तो आपको थोड़ा सा इसको ऐसे इमेजिन करना चाहिए। ये है Na+ 2 है और है B4O5OH होल 4.81। हां क्या 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 कर ली तुम? ये रट रखा है। 4 बोरॉन है B B B B उनमें 4 OH लगे। अच्छा ऐसा है क्या? हां OH 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 और OH और क्या है? और ब्रिज बना हुआ है O O O O4 और एक पांचवा एक्स्ट्रा जोड़ बस। अच्छा फॉर्मल चार्ज आ गया। ये ले बेटा ये हो गया एनायन किसका? बोरैक्स। 8 पानी मानकर चलिए तो करेंगे वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन में 10 पानी इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन यहां 10 लिखते हैं, लेकिन वास्तव में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खाली 8 होता है और 4 OH ग्रुप तो पहले से अंदर अटैच होते हैं। ये है बोरैक्स का एनायन। ये आपको याद ही होना चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है नहीं मतलब भी यूजफुल है, पता हो अच्छा रहेगा। एक और रिएक्शन है जो बड़े काम का है, वो क्या? अगर आप बोरैक्स का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे Na2B4O7.10H2O को अगर आप पानी में घोलेंगे तो क्या होगा? जब आप पानी में घोलते हैं तो बोरैक्स की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, उससे मिलता है ये बोरिक एसिड और NaOH एंड दिस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू एंड फेनोल्फिलीन पिंक। अच्छा मतलब ये अल्कलाइन सॉल्यूशन है। क्या बात कर रहे हो तुम? जी हाँ ये अल्कलाइन सॉल्यूशन है। बोरिक एसिड अत्यंत लल्लू एसिड होता है। लल्लू है हाँ, पता नहीं मुझे आपको याद हो या नहीं, लेकिन जैसे कभी-कभी कंजक्टिवाइटिस बीमारी हो जाती है, मतलब इसको आंखें आना कहते हैं हिंदी में। तो आंखें होती है लोगों की लेकिन आ जाती है ना, तो उसमें आंखें सूज जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, बहुत चिपचिपी हो जाती है ना, तो ऑफ कोर्स दर्द भी होता है आंखों में। तो ये जो आंखें आने वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें बोरिक एसिड के गुनगुने पानी के सॉल्यूशन से आईज को वॉश किया जाता है। अच्छा वो काम करता है एंटीसेप्टिक का। अच्छा अब नाइट्रिक एसिड से तो आंखें नहीं धोती, क्यों? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, टूट जाएंगी आंखें, है ना। आंखें तो बहुत नाजुक बहुत सेंसिटिव होती है, लेकिन उन्हें बोरिक एसिड से वॉश कर लेते हैं। जी हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंखें बहुत कट्टर और मजबूत है, इसका मतलब बोरिक एसिड एक अति लल्लू मोस्ट एसिड इतना घटिया एसिड है, एसिड कराने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर तो साम्राज्य छा जाता है बेस NaOH का, जो स्ट्रॉन्ग बेस है और ओवरऑल सॉल्यूशन अल्कलाइन है। अच्छा एक चीज और बतानी है, हमने ये बताया कि बोरिक एसिड लल्लू एसिड है। कितना लल्लू है? अरे जितना लल्लू सोच सकते हैं आप उससे ज्यादा लल्लू है। वो कितना लल्लू है कि वो H+ देता नहीं है, उल्टे OH- ले लेता है और क्या बनाता है? वो बनाता है BOH होल को माइनस, वो भी बहुत ढंग से नहीं बनाता, इक्विलिब्रियम में जरा सही बनाता है। अच्छा फॉरवर्ड जैसे मुझे बैकवर्ड मिलता है। ओके तो बोरिक एसिड H+ छोड़कर सॉल्ट नहीं बनाता, मूर्ख उल्टे OH- एक्सेप्ट करता है और तब जाकर रोटी पीट के सॉल्ट बनता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है बोरिक एसिड की जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छी बात। और कुछ बोलो। बोरैक्स Na2B4O7 इसमें अगर आप कोई एसिड डाल दें, हाँ डाल देंगे HCl H2SO4 नाइट्रेट कुछ भी डाल देंगे, तो आप पाएंगे कि NaOH को से हटा देगा और आपके पास सॉल्ट बन जाएगा और जितना भी बोरॉन है वो बोरिक एसिड में बदल जाएगा, H3BO3 बदल जाएगा। थोड़ा पानी आ जाएगा तो आ जाएगा। ठीक तो मेरे ख्याल से जरूरत पड़ेगी उसको ऐसे। तो बोरैक्स में अगर पानी डालते थे तो बोरिक एसिड प्लस NaOH बनता था। उसी बोरैक्स में अगर एसिड डाल दिया तो बोरिक एसिड एज इट इज बन रहा है, लेकिन NaOH की बजाय अब सॉल्ट ऑफ बोरिक एसिड बन रहा है, सॉरी सॉल्ट ऑफ NaOH बन रहा है। HCl डाला तो NaCl, H2SO4 डालता तो Na2SO4, H3 डालता तो NO3 ऐसे बन जाते कोई नया रिएक्शन। ठीक है हाँ ठीक है बोलते रहो। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसका है B2H6 जिसको लोग प्यार से कहते हैं डाइओरीन।
डायबोइन के स्ट्रक्चर का तुमने बहुत बढ़िया वर्णन कर दिया। हाँ जी, डायबोइन की खास बात है क्या चीज, ये एक बहुत अच्छी लुईस एसिड है। और जब आप इसे ईथर में घोल करते हो ना, तो एक बहुत मजेदार रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए ये ईथर है, तो ईथर लोन में डोनेट करता है और डायबोइन मोनोमराइज कर जाती है इस तरीके से, और वो अक्सर इस रूप में सॉल्यूशन में पड़ी रहती है, क्योंकि BH3 माइनस B2H छूट जाता है BH3 में, BH3 लोन पे रहता है ईथर से। अब मजे की बात है, ईथर जैसे ही लोन पे रहता है ऑक्सीजन चिल्ला चिल्ली चालू कर देती है, अरे बांधते हैं हम, मेरे को थे, तुमने प्लस कर दिया, हमारा काम बचा, चल रहा आपको कहां पहुंच जाती है बोरॉन। तो कई बार तो क्या होता है, कोई भी दूसरा रिएजेंट आ जाए, बोरॉन के लालची है तो वापस नहीं करता, गालियां सुनता रहता है। लेकिन यदि मान लो यहीं पर अमोनिया आ गई, अमोनिया ने कहा इतनी चिल्ला चिल्ली क्यों बची हुई है, वो आपसे तेज गाली बोरॉन बिल्कुल बेशर्म बनकर पड़ा हुआ है। तो आप कितना भी गाली गुस्सा करो, मतलब तुम कितनी बेशर्म बनो आप, लेकिन मन तो खट्टा हो जाता है। तो जैसे ही अमोनिया ने कहा हमसे मन है कि हम लोन पे रहते हैं, BH3 कहते हैं हां रख 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 जा बच्चा, भगा देता है वापस। और जैसे ही भगाता है आप देखो ईथर छूट जाता है, BH3 खुला लवारिस हो जाता है, और वो जो भी कोई दूसरा बेस लोन पे देने को प्रस्तुत हो उससे तुरंत लोन पे लेकर बहुत मजे से अपना नया कंपाउंड बना लेता है ऐसे। तो BH3 था, हाँ जी, और यहाँ NH3 दैट इज द गालियां में बनी थी, ये बनती है ऐसे। ये कॉम्प्लेक्स बन गया BH3 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये BH3 कॉम्प्लेक्स बन गया। अगर आप इसे अंडर प्रेशर हीट करेंगे तो आपको बोराजोल या बोराजाइन भी मिल जाएगी। थोड़ी हाइड्रोजन निकलेगी, निकल लीजिए, बाकी आपको बोराजोल या बोराजाइन या इनऑर्गेनिक बेंजीन की प्राप्ति होगी। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इनऑर्गेनिक बेंजीन का, राइट, ठीक। तो भाई लोग ये तो बात थी बोरॉन की जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्बन की बात नहीं करोगे, करेंगे। कार्बन के दो ऑक्साइड हैं, CO और CO2। अच्छा, CO और CO2 में CO2 होती है एसिडिक और CO होती है न्यूट्रल, ये बड़ी खास बात है। तो CO2 एसिड बेस रिएक्शन में रिएक्ट कर जाती है, जी हां, और CO रिएक्ट करती है। अच्छा, लेकिन CO की बड़ी खास बात है कि वो एक अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट है हाई टेंपरेचर पर। रूम टेंपरेचर पर कुछ नहीं करती, पड़ी रहती है, मिनट है हाथ लगा रहा है। लेकिन यदि आप इसे हीट कर दे 550 600 700 800 डिग्री पर, तो कहती है CO कि हम तो वो चुरा लेंगे और SCO2 बना लेंगे। जैसे CO को अगर तुमने कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया तो कॉपर बना लेती है और यहाँ CO2 बन जाता है। अगर आयरन की मेटलर्जी तुमको याद हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाज द प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी ऑफ आयरन। वो फेरिक ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल आयरन बना देती है केशव। और CO2 कैसी एजेंट है, वो कोई एजेंट प्रेजेंट नहीं है, वो एसिडिक है, इट इज नीदर ऑक्सीडाइजिंग नॉर रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CO2 और नहीं रिड्यूसिंग एजेंट। प्रॉपर्टीज है नीला है, प्रभु देखिए चलते चलते एक बढ़िया टेस्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड का, बता देता हूं। CO2 का तो टेस्ट वही होता है टाइम्स लाइम वाटर मिल्क एंड फाइनली कलरलेस। CO का टेस्ट ये होता है कि अगर आप उसे आयोडीन पेंटॉक्साइड के संपर्क में लाएंगे तो वो आयोडीन लिबरेट कर देगी और खुद पूरी की पूरी ऑक्सीडाइज होकर CO2 बनेगी। सफेद रंग का I2O5 होता है, वो वायलेट कलर की भयानक आयोडीन रहता है, और CO क्वांटिटेटिवली 100% कन्वर्ट हो जाती है CO2 में। बड़ा खास टेस्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड का, अच्छा लगता है, थोड़ा देर है, अच्छा टेस्ट है, ध्यान रख सकते हैं। तो चलो किसी के साथ कथा समाप्त होती है हमारे प्यारे कार्बन और बोरॉन फैमिलीज की। लेकिन क्या ब्लॉक खत्म हो गया? अरे जिंदगी पे मिलेगी दोबारा, फिर आएगी बारी